एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो जैसे कि मैंने दोस्तों कहा था, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है जस्ट लाइक DSSS या CRE, ये सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर है उन सब का प्रीवियस क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए। ठीक है, इसमें हम MCQ सॉल्व करेंगे प्लस इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे जिससे हमारी थ्योरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आए, किसी भी तरीके से घुमा के आए, हम उसको सॉल्व करने के लिए मतलब एबल हो सकेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं वो सारे हम देखते हैं कौन कौन सी एग्ज़ाम्स में आया है और कब आया है, वो हम सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? देखिए, DSSS रेडियोग्राफर 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिए वेव्स क्या होती हैं? ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स वेव, नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉर ट्रांसवर्स, या स्टेशनरी वेव। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है बी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर वेव्स। अब ये क्या होती हैं, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका आंसर क्या है? बी, जो कि ट्रांसवर्स वेव है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बोल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए वेव अगर किसी भी वेव का स्ट्रक्चर बना है तो क्या होता है, वेव एक इस तरीके से होती है। ठीक है, कोई भी वेव, अब ये इसकी वेव इस तरफ है तो डायरेक्शन वेव की इस तरफ जा रही है। ठीक है, और इसकी एनर्जी भी इधर की तरफ होगी। अब जो ट्रांसफ़र वेव होती है वो क्या करती है? ऑसिलेटिंग वेव होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करती हैं, ये मूव करती हैं। ठीक है, ये 2D इमेज में सही से बन नहीं पाएगा, लेकिन आप अगर 3D देखेंगे, ये पढ़ने के बाद आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पे कोई वीडियो 3D एनिमेशन देखेंगे तो उसमें प्रॉपर नज़र आएगा कि कैसे एक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें दो तरीके की वेव होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेव का डायरेक्शन है ये तीनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे तीनों ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है, एंड टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बोल रहे हैं इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम और अ फील्ड ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सेम वही चीज़ है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है एनर्जी की, जो वेव जा रही है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, और जितने भी फील्ड्स बन रहे हैं ये सारे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव हमें समझ में आ गया क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों भी परपेंडिकुलर होती हैं किसके, जो हमारा वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उस डायरेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। जो हमारी दूसरी तरीके की वेव होती है ना, वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो एग्जांपल होता है वो है साउंड वेव। ये ऑसिलेट कर लिए पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये मान लीजिए अगर वेव है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा जो वो होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो इसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव भी करते हैं। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि आगे जाएंगी पीछे आएंगी, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, ये तरीके की ये वेव होती हैं। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, एक दूसरे के ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं ट्रांसवर्स वेव।
बोल रहे पोलराइजेशन इज़ द की प्रूफ ऑफ द ट्रांसवर्स नेचर, यानी कि देखिए क्या होता है, हमारी जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं ऐसी ही होती हैं, ठीक है, ऑसिलेट करती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ऑसिलेशन होता है, यानी कि पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ज़ीरो पे आएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, फिर ज़ीरो पे आएगी, ये इसको हम ज़ीरो बोलते हैं, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, इधर मान लेते हैं नेगेटिव। तो ये वेव पहले पॉजिटिव गई, फिर ज़ीरो पे आई, फिर नेगेटिव जाएगी, फिर ज़ीरो पे आएगी। तो देखिए प्लस माइनस बनता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पोलराइज्ड वेव हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, तो जितनी भी हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है ना, वो क्या होती है, पोलराइजेशन होता है इनका नेचर में, ये हमेशा क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। जैसे एग्जांपल है वाटर वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्स रेज, और ये सारी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और यही इन्हीं वेव्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गई, ये वेव ऐसी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों फील्ड्स जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही होती है, वो क्या होते हैं, उसके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये हमेशा पोलराइजेशन नेचर होता है, और इसका एग्जांपल है वाटर वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्सरे, ये सारे क्या हैं, हमारे पोलराइजेशन होते हैं, और ये सारे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा कंसेप्ट। आइए और अच्छे से समझते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए DSSB रेडियोग्राफर 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बोल रहे थे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। वैक्यूम का क्या मतलब होता है? वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस। तो ऐसी स्पेस जहाँ पे कुछ भी ना हो, नॉट इवन एयर, एयर भी जहाँ पे प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम स्पेस, यानी कि कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, कोई पार्टिकल नहीं होगा। तो उस जगह पे जहाँ पे कुछ भी चीज़ प्रेजेंट ना हो, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसकी स्पीड क्या होगी? तो आंसर होगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारी है लाइट की स्पीड, ठीक है। तो लाइट की स्पीड हो गई है, जितनी भी वेव्स होती हैं हमारी वैक्यूम में, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम यानी कि जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड हो या कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की स्पीड हो, सारी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आइए थोड़ा इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है द स्पीड ऑफ द लाइट या EM वेव्स, ऑल EM वेव्स इन द वैक्यूम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसका एक्चुअली में जो वैल्यू होती है वो होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इसको अप्रॉक्स में लाके कितना गया है, किया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी जितनी भी रेडियोलॉजी में है चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो सारी जो एक्सरेज है, गामा रेज है, जो भी हैं सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना है। उनकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू लाइट की स्पीड, ठीक है। अब बोल रहे दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए ये हमारा इतना किलोमीटर पर सेकेंड, देखिए 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं हम लाइट ऑफ स्पीड। ये बोल रहा है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ध्यान रखिएगा ये सारी क्या है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, याद रखिएगा। पर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज और एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सारी क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इन सबकी स्पीड क्या होती है, सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ओके। तो ये इसी स्पीड से ट्रेवल करती है, और बाकी इन सब की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, सबकी सेम होती है। समझ में आई ये बात? चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसका बोल रहा है इन अदर मीडिया स्पीड रिड्यूसेस। तो जो इसका फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू C/N। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि किसी भी मटेरियल जो हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी, एक तरीके से वहाँ पे जाने के बाद हमारी जो लाइट की स्पीड है या किसी भी चीज़ की स्पीड कम हो जाती है, तो वो किसकी वजह से कम हो जाती है, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कम होती है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू C/N।
ध्यान रखिए कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है दिस फंडामेंटल कांस्टेंट वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर बाय द एक्सपेरिमेंट एंड प्रेडिक्टेड बाय मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहले किसने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है किसी मीडियम में ट्रैवल करने पे? तो किसने बताया था? मैक्सवेल के इक्वेशन ने बताया था। मैक्सवेल साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था। तो ये बोल रहे रिमेंबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इन रेडियोलॉजी फिजिक्स, जो कि मैंने भी बताया। रेडियोलॉजी फिजिक्स में ये कांस्टेंट याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है और कौन सी है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सी है। एक्सरे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्कुल है, गामा रेज भी है, माइक्रोवेव्स भी है, लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो यानी कि असली में आंसर ये वाला सही है। एक्सरे गलत है, गामा रेज भी गलत है और माइक्रोवेव्स भी गलत है। तो आंसर इज साउंड वेव। साउंड वेव ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती है? मैकेनिकल वेव होती है। बाकी जितनी भी वेव्स हैं वो क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये बोल रहे दे रिक्वायर अ मीडियम, ये बिना मीडियम के साउंड वेव ट्रेवल कर ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी जो हमारी ईएम वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं। हमने स्पीड पढ़ा था कितनी होती है। लेकिन साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इनको चाहे सॉलिड दे दो, गैस दे दो या लिक्विड दे दो, कुछ भी दे दो, इनको प्रोपोगेशन के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। बोले साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव, ठीक है। हमने पढ़ा था जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं वो कैसी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन जो साउंड वेव होती है वो क्या होती है हमारी? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड वेव कैसी वेव्स होती है? लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? देखिए एक तरीके से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये मान लीजिए डायरेक्शन है हमारा वेव का, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो जो हमारी पार्टिकल होता है ना वो इसी डायरेक्शन में आगे आएगा या तो पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा, ऐसे। तो बहुत सारे पार्टिकल जब चल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कई जगह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर मूव करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कम एक साथ आएंगे और फिर आगे चल के फिर एक साथ ज़्यादा चिपक जाएंगे। तो मतलब ये होता है प्रोपोगेशन करने का तरीका। तो कहीं ज़्यादा पास में रहेंगे, कहीं कम पास में रहेंगे, कहीं ज़्यादा पास में रहेंगे, कहीं कम पास में रहेंगे, लेकिन जो ट्रैवल करने का तरीका वो यही है, आगे या तो पीछे करेंगे, ऊपर मतलब ऐसे ऐसे इनका ऑसिलेशन नहीं होगा। ये सीधी डायरेक्शन में करेंगे, पैरेलल करेंगे, है ना। जो हमारी वेव का डायरेक्शन है उसके पैरेलल करेंगे। तो इस कंडीशन में दो चीज़ें बनती है, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन और एक होता है रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे हमारे पार्टिकल बहुत पास पास रहते हैं ना, कंप्रेस्ड रहते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे दूर दूर होते हैं उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये यही बोल रहा है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव होती है। बोल रहा है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव में? दो चीज़ें बनती है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, जो कि भी मैंने बताया कैसे होता है, ठीक है। जहाँ पे मॉलिक्यूल पास होते हैं वो कंप्रेशन होता है, जहाँ पे दूर होते हैं वो रेयर फ्रैक्शन होता है। अब बोल रहे साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, जो कि मैंने अभी बताया था। वैक्यूम में साउंड वेव कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती, हमेशा इनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए कि ये क्या कर सके? ट्रैवल कर सके, ठीक है। ये बोल रहे हैं नेक्स्ट, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब बोल रहा है ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिक्वायरमेंट नहीं होती है मीडियम की, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ईएम वेव और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, हमने अभी पढ़ा ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव होता है, और साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड इन ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। हमने पढ़ा कि हमारा जो
ईएम वेव्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है? 8 मीटर पर सेकंड। ऐसी जो हमारी साउंड वेव होती है उसकी स्पीड एयर में होती है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक? ये देखिए यहाँ पे इसकी ईएम वेव की यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, जो कि हम बार-बार देखिए ये चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है। इट मीन्स कि हमको पढ़ते-पढ़ते ये सारी चीज़ें याद कर लेना है ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए हम क्वेश्चंस प्रॉपर कर सकें विद मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भाई हमारा ये क्वेश्चन ठीक है होगा, ठीक है? इसका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का ये पूछने का। ध्यान रखना है साउंड वेव एंड ईएम वेव दोनों अलग-अलग होती हैं, ठीक है? हमने डिफरेंस पढ़ लिया, एक छोटा-छोटा फटाफट डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। साउंड वेव, मान लीजिए साउंड वेव है और ये हमारी ईएम वेव है, ठीक है? ईएम वेव है। तो हमने क्या-क्या देखा, ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, ये ट्रांसवर्स होती हैं, ये पोलराइज्ड होती हैं, ये नॉन पोलराइज्ड होती हैं, ठीक है? ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, ठीक है? आप लोग चाहें तो इसके ये सारे नोट्स बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं याद रखने के लिए, ठीक है? तो ये क्या है हमारा साउंड वेव एंड ईएम वेव के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है DSSB रेडियोग्राफर 2019 का। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से कौन सी वेव है जिनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है वेव लेंथ, ठीक है? सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और फ्रीक्वेंसी तो हम जानते ही। देखिए एक बार मैं छोटा सा री आपको समझा देती हूँ फ्रीक्वेंसी होता क्या है। देखिए ये कोई वेव होती है ना? वेव होती है। अब ये वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव जो होती है ऐसे ऐसे ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है? ट्रफ एंड क्रस्ट बनाती हैं। इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है? टी से ट्रफ और सी से हो गया क्रस्ट। अब देखिए ये क्या है? वेव एक कब कंप्लीट होती है, ठीक है? देखिए ये यहाँ से गई ऊपर और एक नीचे से आई यहाँ पर। इसने क्या किया? ये एक वेव है, ठीक है? अब ये एक वेव है, अब चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए। अब देखिए 2 या ट्रफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वो होता है हमारी वेवलेंथ। अब चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो, ये क्या हो रही है? 2 वेव के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर मान लीजिए, एक सेकेंड, ये मान लीजिए एक वेव है, ठीक है? यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस है इतना, ठीक है? और ऐसी ही दूसरी वेव है, इसके बीच का डिस्टेंस है इतना। अब बताइए इन दोनों में से लैम्डा किसका बड़ा है? ऑब्वियसली लैम्डा 1 इज़ ज़्यादा बड़ा है और लैम्डा 2 छोटा है। लैम्डा 2 छोटा है और लैम्डा 1 ज़्यादा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस वेव का भी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। तो इस जो कॉन्सेप्ट है इससे यही फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। जिसका भी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। समझ में आई है? क्लियर? ये समझ में आई बात आपको? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब रिलेशन होता है? वेवलेंथ जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी उतनी कम, और जितनी वेवलेंथ छोटी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा। तो ये इन दोनों का रिलेशन है। ओके, अभी हम आगे अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया? उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो क्या है? रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, गामा है, ये वॉयलेट है, अल्ट्रा वॉयलेट है। तो आंसर क्या है? गामा रेज। गामा रेज ऐसी रेज होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत ही कम। ये वेव का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसे 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 मतलब होता है। इनके बीच का लेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया कि थोड़ा बहुत लेंथ दिखे भी। जैसे मान लीजिए अब ऐसी रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है,
तो ये कुछ इस टाइप के बनता है। तो देखिए इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इनकी वेवलेंथ कम है, तो इनकी वेवलेंथ कम है तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है। तो आंसर क्या है इसका? गामा रेज। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। ओके, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी में जो हमारी ईएम वेव्स हैं उनका ये चार्ट बना रखा है, इन्होंने बता रखा है कैसे है। तो सबसे पहले क्या आती है? रेडियो वेव्स आती हैं। ठीक है, रेडियो की सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी। फिर उससे बड़ी ज़्यादा किसकी होती है? माइक्रोवेव। फिर उससे ज़्यादा बड़ी फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? इंफ्रारेड की। उससे ज़्यादा विजिबल, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज, फिर उससे ज़्यादा एक्स रेज एंड देन क्या आता है हमारा? गामा रेज। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेज। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। अगर मैं पूछूं आपका कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर ये रहेगा रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? देखिए वही यहाँ पे समझाने कर रहा है। हाईएस्ट क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी कितनी रेंज है? 10⁻19 हर्ट्स एंड कैन गो अप टू 10⁻24 हर्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अभी मैंने बताया, सबसे छोटी, सबसे कम वेवलेंथ तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसके ऊपर जो हमारी गामा रेज होती है बहुत ही हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा ही रहती है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसका पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगा। यानी कि मान लीजिए कोई मेटल का बॉक्स है, कुछ भी बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे गामा रेज आ रही है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ये इसको क्रॉस करने के चांसेस है। लेकिन वही अगर माइक्रोवेव को अगर मैं बोली इसको करने के लिए मतलब इसको पेनिट्रेट करने के लिए, तो वो कम पेनिट्रेट हो सकता है, वो यहीं आके रुक जाए। ठीक है, लेकिन गामा रेज़ उसको पेनिट्रेट करने में बहुत मतलब इसके चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गामा रेज़ के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। और क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो ये रिलेशन, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना माइंड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी का और आपकी वेवलेंथ का प्लस आपकी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है, मोस्ट डेंजरस एंड आयोनाइजेशन होता है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर देता है और जहाँ पे जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे आयोनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये बोल रहे रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वेवलेंथ। तो इसका यही हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना ज़रूरी है। बोल रहे गामा रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन रेडियो एक्टिव डिके। तो गामा रेज का सोर्स क्या है? ये हमेशा रेडियो एक्टिव डिके, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हम रेडियो एक्टिविटी आगे आने वाले फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इतना ध्यान रखना है, कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है एटॉमिक न्यूक्लियस, जो कि क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए रेडिएशन एमिट करते हैं। तो वो रेडिएशन किस फॉर्म में एमिट होती है? गामा रेज की। अभी बोल रहे एक्स रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जिसको बार्किंग ऑफ एटम बोलते हैं। ये वही ब्रह्म-स्टर्लिंग रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन के अंदर आ जाता है। आने वाली क्लासेस में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसी तरीके से गामा का प्रोडक्शन भी कैसे होता है। अभी हमें इतना समझना है कि इनकी फ्रिक्वेंसीज क्या होती है और ईएम वेव में इनका क्या रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2021 DSSB रेडियोग्राफर के एग्जाम में। बोल रहे द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या है इसमें से? अभी जैसे मैंने बताया, देखिए आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए। अगर एक फार्मूला याद रखेंगे आप सारे क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो। ये सी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा। देखिए ये सी है, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगी तो ये इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा लैम्डा।
ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू में फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो हमें कोई भी एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी लैम्डा, सी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा, बिल्कुल ठीक ये बन रहा है। आंसर तो यही होना चाहिए। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी बोल रहे हैं सी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा, सी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। ऐसे ही सी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत है। और सी इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर तो होता ही नहीं है कुछ, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या है इसका? ए। आते देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में वही है, इसका सारा फॉर्मूला बता रखा है। क्या होता है? सी इज इक्वल्स टू में एफ इंटू लैम्डा, जो कि इसने फॉर्मूला बता दिया है, उसको मल्टीप्लाई करके वैसे जो मैंने बताया वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा, जो मैंने याद किया है। आपको जो याद करना है आप कर सकते हो, लेकिन कोई एक ही फॉर्मूला याद रखिए और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ पे वही बता रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब फॉर्मूला स्पीड ऑफ द, जिसमें सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में नापा जाता है, लैम्डा है हमारी वेवलेंथ, जिसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, तो इसको ये रीअरेंज करके इन्होंने सारा बताया है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, सी इज इक्वल्स टू एफ इंटू में लैम्डा या एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। इससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, एयर ओनली, वैक्यूम ओनली, ऑल मीडिया, या वैक्यूम एंड एयर अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो आंसर क्या रहने वाला है? बी, वैक्यूम ओनली। हमने अभी पढ़ा था कि वैक्यूम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सभी का क्या होता है? स्पीड सेम होते हैं। वैसे आंसर ये भी हो सकता था, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सेम बता रखा है, तो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब एयर और वैक्यूम में अप्रॉक्स मतलब आसपास 19-20 का फ़र्क रहता है। वैसे बाकी वैक्यूम एंड एयर में भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड। बट यहाँ पे आंसर जो रहने वाला वो क्या रहेगा? हमारी ईएम वेव्स। आते देखते हैं नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए ये बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में आंसर इसका वही है, वैक्यूम ओनली। तो वैक्यूम में अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उन सबकी क्या होती है? स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस किस के लिए ट्रू है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रेज, जितनी भी हमारी वेव्स होती हैं। ओके, अब ये बोल रहे इन एयर स्पीड इज़ वेरी स्लाइटली लेस। ठीक है, बहुत ही कम होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, जो कि भी मैंने बताया था। ठीक है, बाकी अगर हम दूसरे मीडिया में आ जाते हैं, वाटर में, ग्लास में, ये सारी स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी मीडियम का चेंज हो जाता है। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू सी अपॉन में एन। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी बोल रहे डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, जिसको डिस्पर्जन बोलते हैं। रेड लाइट जो ट्रेवल करता है फास्टर देन ब्लू, ये विबग्योर का केस है जो हमारे रेनबो का, तो वहाँ पे डिस्पर्जन का हमारा जो फिनोमेना है वो लगता है। अब इसको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत है नहीं डिस्पर्जन, हमें बस इतना याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाने की वजह से मीडियम में हमारी ईएम वेव्स जो होती हैं उनकी भी स्पीड चेंज हो जाती है। ओके, एक्सरेज ऑफ डिफरेंट एनर्जी ट्रेवल स्लाइटली डिफरेंट स्पीड इन द टिश्यू। ऐसे ही जो भी हमारी एक्सरेज होती है हमारी जब बॉडी में आती हैं, तो वो हर एक टिश्यू पे अलग अलग तरीके से क्या करती है? पेनिट्रेट करती है, क्योंकि उनकी स्पीड अलग हो जाती है। बट जो वैक्यूम होता है, जितनी भी हमारी ईएम वेव्स होती है उन सब की क्या होती है? स्पीड सेम होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रूव दैट दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन या रिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या है इसका? पोलराइजेशन। हमने आगे समझा था कि पोलराइजेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव का एक फीचर है, जिससे पता चलता है कि ये वेव्स ट्रांसवर्स है। पोलराइजेशन मैंने बताया था क्या होता है? जो ट्रांसफर वेव होती है उनको वो ऐसे मूव करती है। ठीक है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जीरो से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोलराइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए इनको कौन सी वेव बोला जाता है? पोलराइजेशन वेव भी बोला जाता है। अप्स आप देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन एक बार। सो ये बोल रहे हैं पोलराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज पोलराइजेशन? बोल रहे हैं restriction of oscillation of electric to one plane and only possible if oscillation are perpendicular to direction of propagation. Why only transfer waves are polarized? In longitudinal waves, sound wave oscillate to parallel to propagation
प्रोपोगेशन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन वन प्लेन। तो वही जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करती है, परपेंडिकुलर्स होते हैं ये सारे एक दूसरे के। तो इस वजह से ये क्या होती है, पोलराइजेशन होती है नेचर में। और लेकिन जो हमारी साउंड वेव्स होती है वो क्या होता है, पैरेलल चलती है, हमारी जो वेव का प्रोपोगेशन है उसी डायरेक्शन में पैरेलल चलती हैं, इस वजह से इनका पोलराइजेशन नहीं होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल्स बता रहा है, पोलरॉइड सन ग्लासेस जो हो गए वो भी पोलराइजेशन यूज़ होता है उसमें, या एलसीडी पर जो स्क्रीन्स होते हैं उसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। एक्सरे पोलराइजेशन इज़ यूज टू क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे पोलराइजेशन का यूज़ करते हैं। बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ बता रखा है हमारी रे की, क्या क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें याद रखना है पोलराइजेशन जो होती है वो कहाँ होती है, हमारी ट्रांसवर्स वेव में होती है। तो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाए हैं। आने वाले क्लासेस में हम आगे के और चैप्टर्स पढ़ेंगे ईएम वेव्स के ही। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो जिन भी इस कैंडिडेट्स को या एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको कुछ भी समझ में ना हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।